Hello, good evening to all of you. Good evening. Good evening. So, let's start today's lecture. So, I guess you see the last video that is all about the telescopes. जो मैंने ग्रुप पे वीडियो डाला था actually it is a live session when we recorded it. So it is uh, related to the telescope. What is the telescope? What is the types of what are the types of telescopes? How it works and which type you should start with. तो ये सब उस वीडियो में था. आपने अगर उस लिंक को मिस किया है तो विल शेयर इट वंस अगेन. सो विद दैट वीडियो विल वो वीडियो के साथ हमारा जो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी सेशन था वो खत्म हुआ है. ओके एंड जो प्रैक्टिकल रहेंगे, जैसे ही हम कुछ स्टार गेजिंग्स या ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो उसी के साथ ये प्रैक्टिकल्स भी करेंगे. एंड ऑल्सो वी अरेंज द ट्रेनिंग सेशन फॉर आवर मेंबर्स इन दिस वीक, जिसके ऑलरेडी मैंने डेट्स ग्रुप में डाल दिए हैं. तो यू शुड नो attend that training session if possible, you are living nearby the locations. Okay, so now from today we starting the technology session, aerospace technology. What is the role of technology in astronomy and space science? So ये topic रहेगा and this topic is the last section of our crash course. So basically कि एक सवाल ऐसा आता है कि अगर एमेचर एस्ट्रोनॉमी है तो उसमें टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है. ओके सो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एमेचर एस्ट्रोनॉमी हो या प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमी हो या एनी काइंड ऑफ स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी, nowadays technology part is very essential in this field. Why? Because in past era we don't have any such technologies to know closely observe, closely discover some things. हम हमारे साथ हमारे पास सिर्फ मैथमेटिक्स था और कुछ बेसिक से इंस्ट्रूमेंट्स थे. उसी का यूज करके हमने पास्ट एराज में जितनी भी डिस्कवरीज की है, लाइक नो कि प्लैनेट्स के वेलोसिटीज फाइंड आउट करना, ऑर्बिट्स फाइंड आउट करना, या अलग अलग लॉज फाइंड आउट करना, अलग अलग प्लैनेट्स फाइंड आउट करना. बट नाउ वी हैव ए टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी है. विल एस्केप द ग्रेविटी ऑफ आवर अर्थ. हम अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके दूर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो एज ए एमेचर एस्ट्रोनॉमर और एज एस्ट्रोनॉमर आपको टेक्नोलॉजी का भी बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, आप अगर कुछ प्रोग्रेस इस फील्ड में करना चाहते हो. तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी इन एस्ट्रोनॉमी और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का सेक्शन हमने एट द एंड ऑफ दिस ऑल एमेचर एस्ट्रोनॉमर कोर्स के एंड में रखा है. तो लेट्स स्टार्ट विद द एरोस्पेस टेक्नोलॉजी सेक्शन. ओके सो बिफोर दैट, आपने अगर लास्ट टेलीस्कोप का वीडियो देखा है और उसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस है, उसके डाउट्स है, तो इसी सेक्शन में हम आगे जाके स्पेस टेलीस्कोप ये एक लेक्चर रखने वाले हैं. प्रोबेबली इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर ऑल कोर्स. तो उस सेक्शन में आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ओके सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर द टेलीस्कोप पॉइंट ऑफ व्यू, सो विल टेक दैट क्वेश्चन इन द थर्ड लेक्चर इन दिस टॉपिक्स. ओके सो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन मेरा? Yes, are you able to see my screen? Okay. Yes, sir. Okay, right. So the today's lecture or the class is class 13 and it is all about the aerospace technology or the technology part in astronomy and space science. Okay, so what we are going to see in this whole topic. First, what is the aerospace technology? Basically aerospace technology होता क्या है? So any kind of technology which designed to work in space environment, we call it aerospace technology. ऐसी कौन सी भी टेक्नोलॉजी जो डिजाइन होती है स्पेस में वर्क करने के लिए. स्पेस मीन्स व्हाट? बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट और एनी काइंड ऑफ इफेक्ट विच कॉजेज विच जनरेटेड फ्रॉम द अर्थ. तो ऐसे स्पेस में जो टेक्नोलॉजी वर्क
करने के लिए डिजाइन की जाती है उसे हम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी उसमें आता क्या है, फर्स्ट वन द रॉकेट्स। बेसिकली रॉकेट किस लिए यूज होते हैं, तो स्पेस लॉन्च व्हीकल इनका रोल होता है कि अगर कोई मशीन्स, अगर कोई टेक्नोलॉजी आपको स्पेस में लॉन्च करनी है, मींस अर्थ से स्पेस में लेके जानी है, तो उसके लिए जो व्हीकल यूज होता है, जैसा आप आपके घर से ऑफिस तक जाते हो तो कुछ तो भी व्हीकल यूज करते हो, मीन्स आपकी कार होती है या फिर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी हो, तो उसे हम व्हीकल कहते हैं। सेम अगर कोई चीज हमें अर्थ से स्पेस में लेके जानी है तो उस पर्पस के लिए जो व्हीकल हम यूज करते हैं उसे स्पेस लॉन्च व्हीकल कहते हैं। एंड बेसिकली वो रॉकेट्स का यूज हम करते हैं। ओके, तो अभी आगे हम देखेंगे कि वाई रॉकेट्स, रॉकेट ही क्यों। देन सेकेंड वन सैटेलाइट्स एंड स्पेस मशीन्स, कि जो स्पेस में वर्क किए जाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, लाइक कम्युनिकेशन पर्पज हो, रिसर्च पर्पज हो, एक्सप्लोरेशन पर्पज हो, तो जितने भी टेक्नोलॉजीज, गैजेट्स, मशीन्स स्पेस में यूज करते हैं उनको सैटेलाइट्स एंड स्पेस मशीन्स कहते हैं। ये भी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आता है। सेकेंड वन स्पेस लैब्स। स्पेस लैब्स मीन्स व्हाट, कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, इट इज समहाउ डिफरेंट, एंड जो स्पेस का इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है। स्पेस में आपको पता है ग्रेविटी जीरो होती है, जीरो ग्रेविटी होती है, वहाँ के रेडिएशंस अलग होते हैं, वहाँ के जो कॉस्मिक रेज होते हैं उनका इफेक्ट अलग होता है। तो इन सभी का इफेक्ट नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स पे कैसा होता है, ये सब हम स्पेस में जाके जब टेस्ट करते हैं, जहाँ पे टेस्ट करते हैं उन्हें स्पेस लैब्स कहते हैं। तो ये भी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट होता है। देन आता है स्पेस कम्युनिकेशन। सी इन ऑन अर्थ सरफेस हम कम्युनिकेशन जो करते हैं वो थ्रू मोबाइल टॉवर या जो भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लाइक इंटरनेट है, मोबाइल टॉवर्स है, तो आपके मोबाइल हैंडसेट्स है। तो स्पेस में जो कम्युनिकेशन होता है वो समहाउ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उस कम्युनिकेशन के लिए भी जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे भी हम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग दिस ऑपरेशन इन स्पेस, तो इसीलिए ये वही कैटेगरी में आता है। देन द लास्ट वन इज द स्पेस टेलीस्कोप्स। आपको मैंने जैसा पहले ही बताया था कि अर्थ के ऊपर कुछ लाइट्स है, लाइट स्पेक्ट्रम है अर्थ के ऊपर, वो नहीं आ सकते ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, गैसेस एंड इन्वायरमेंट। तो हमें स्पेस में वो टेलीस्कोप या जो सेटअप है वो लॉन्च करना पड़ता है, ताकि जो रेज अर्थ के ऊपर नहीं आ सकते हम वो अर्थ के बाहर मीन स्पेस से उन्हें कलेक्ट कर सके और उससे दूर के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सके और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोरेशन कर सके। तो स्पेस टेलीस्कोप भी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आती है। तो इतनी सारी चीजें आप अगर देखोगे तो ये पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी में आती है। तो आज के इस टॉपिक में हम जो पहले दो टाइप से, लाइक रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स एंड स्पेस मशीन्स, इनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। इनके टाइप्स क्या है, इनके वर्किंग कैसा होता है, इनका रोल क्या है एस्ट्रोनॉमी में, ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रॉकेट। ओके, सो द रॉकेट वर्किंग प्रिंसिपल। अभी बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, यहाँ पे मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि क्या आपको पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। यू नो दैट कि न्यूटन्स ने हमें बहुत अच्छे लॉज एंड मैथमेटिकल प्रूफ्स एंड पूरा कैलकुलस का ब्रांच हमें दिया है। उसी के साथ न्यूटन्स ने हमें मोशन के 3 लॉज भी दिए हैं जो केपलर्स के वर्क के ऊपर भी डिपेंड थे। सो इसमें से जो थर्ड लॉ है वो क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन, न्यूटन्स मोशन लॉ? For every action, there is an opposite reaction. ओके, और इसमें कोई ऐड करना चाहता है, इसको एक्सप्लेन करना चाहता है? It should be equal and opposite reaction. यस, ओके, राइट। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बाय डेफिनेशन आपने तो सही बताया दोनों ने कि देर इज ऑलवेज एक्शन, देर इज ऑलवेज वेर इज मीन्स एक्शन है तो रिएक्शन है एंड इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, बट
इसको कोई एक्सप्लेन करेगा क्या कि एग्जैक्टली इसमें क्या न्यूटन बताना चाहते हैं, मीन्स व्हाट आर दिस लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ? देखिए, ये जो सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है ये बुक्स में तो होती है, हमने सुनी भी है, हमें पढ़ाई भी गई है, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोर थिंग इन दिस लॉ तो हम इसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ये लॉज तो न्यूटन ने लगभग 300-400 साल पहले ही बताए थे, बट उसका एप्लीकेशन जो है इंजीनियर्स ने किया और उससे रॉकेट्स बनाए, और आज वो रॉकेट्स हमें चांद, मार्स, बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम भी लेके जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट लॉ एंड अप्लाई दैट लॉ टू आवर डेली लाइफ और इन आवर टेक्नोलॉजीज। ओके, तो उस लॉ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तभी जाके उस लॉ का हम अप्लाई कर पाएंगे हमारी टेक्नोलॉजीज में। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, जो अभी आपने बताया, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड कैसे करें कि अगर कोई एक्शन होता है, राइट, एक्शन मीन्स व्हाट? वर्क, वर्क डन, वर्क डन मीन्स व्हाट? फोर्स, फोर्स, वर्क डन के लिए फोर्स होना चाहिए, विदाउट फोर्स कौन सा भी वर्क डन नहीं हो सकता। ये कहाँ से आया है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आया है। बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक उसके इनर्शिया में ही रहने की टेंडेंसी में रहता है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स एजेंसी उसके ऊपर काम नहीं करती। ये जो टेंडेंसी होती है हर एक मैटर की, हर एक ऑब्जेक्ट की, ये फर्स्ट लॉ है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और उसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, तो इन दैट एक्शन और इन दैट वर्क डन देयर इज ऑलवेज इक्वल वर्क डन होता है अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट साइड से। ओके, तो ये लॉ हमने बहुत जगह पे देखा, ऑब्जर्व किया। लाइक जब कोई एनिमल दौड़ता है या जंप करता है तो वो कैसे जंप करता है? बाय यूजिंग दिस लॉ ओनली। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस साइंटिस्ट, इंजीनियर्स ले लिए, उसको न्यूटन के थर्ड लॉ में उन्हें रिलेट किया, और फिर उसका यूज करके हम क्या बना सकते हैं ताकि वो हमारे काम को आए। तो उन्होंने रॉकेट बनाया। तो रॉकेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसमें आता क्या है रॉकेट के इस प्रिंसिपल को वर्क करने के लिए? तो इंजन आता है। फर्स्ट, एवरी रॉकेट हैव इंजन। ओके, अभी इंजन के टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें से एक टाइप टर्बो इंजन है, लिक्विड फ्यूल इंजन होगा, क्रायोजेनिक इंजन होगा, सॉलिड फ्यूल इंजन होगा। तो देयर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप, बट द इंजन का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। वाई? कोई बता सकता है इंजन का काम क्या होता है रॉकेट में? ठीक है, मैं बताता हूँ आगे। हम उससे पहले देखेंगे सेकेंड Is कंपोनेंट it क्या the होता है। force that is it the force that we are going to apply? यस Something like यस, that? राइट। इंजन एक्चुअली वर्किंग एज ए जनरेटर ऑफ फोर्स। जो फोर्स लगता है न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्टिवेट करने के लिए या यूज करने के लिए, वो फोर्स क्रिएट करने का काम इंजन करता है बाय डिफरेंट डिफरेंट मीन्स। ओके, अलग अलग तरीके से करेगा जो आगे हम देखने वाले। बट जो बेसिक है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कौन सी भी चीज उसके इनिशियल कंडीशन में रहने की टेंडेंसी में होती है, आइदर इट इज मूविंग और इट इज इन स्टेडी स्टेट। ओके, तो अगर उसका इनर्शिया हमें चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स उसका जो इनर्शिया है, मीन्स अगर स्टेडी है तो स्टेडी रहेंगी, मूवेबल है या मूव हो रही है तो मूव करती रहेंगी। ये अगर चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए। जैसा आप अगर एग्जाम आती है, आप अगर पढ़ रहे हो और मीन्स स्कूल में हो, और जब तक आपको एग्जाम का प्रेशर बाहर से नहीं आता तब तक आप पढ़ाई नहीं करते। सो द एग्जाम का प्रेशर हम कह सकते हैं इंजन का काम करता है, राइट। तो रॉकेट में भी सेम है कि रॉकेट में जो इंजन होता है वो फोर्स क्रिएट करने का काम करता है। टू व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, उसके बाद होता है हॉट गैसेस। अभी हॉट गैसेस का काम क्या है ये भी आगे देखेंगे हम। उसके बाद आता है नोजल। रॉकेट का ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पार्ट है, बट नोजल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टेक्निकल है, आगे जाके मैं इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा नोजल क्यों होना चाहिए। देन ड्रैग, thrust and lift. This is basically the
reactions created by the forces which generated through engines, कि जो इंजन से फोर्सेस जनरेट होते हैं उसमें से जो रिएक्शन एंड एक्शंस मिलती है वो ये तीन होती है। पहले तो हमें ड्रैग मिलता है, ड्रैग बिकॉज द वेट एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ। थ्रस्ट क्यों मिलता है? बिकॉज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, हमें थ्रस्ट मिलता है क्योंकि ड्रैग जो है या जो इंजन हॉट गैसेस छोड़ता है उसकी वजह से उसका प्रेशर जो है जमीन पर या उसके एक डायरेक्शन में आता है। एंड न्यूटन्स के थर्ड लॉ के रेफरेंस से क्या है कि उसका अपोजिट प्रेशर जो है वो इंजन या रॉकेट के बॉडी के ऊपर लगेगा, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं या थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट अगर बढ़ता है आपके ड्रैग से ज्यादा, मीन्स ये जो ड्रैग है ना, मान लीजिए दिस इज द एक्स, ओके, एंड द थ्रस्ट, इफ द थ्रस्ट इज एक्स प्लस और ग्रेटर देन एक्स, तो आपको मिलेगा लिफ्ट, मीन्स आपका रॉकेट ऊपर जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड इनर्शिया फोर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इतनी चीजें हमें ध्यान में लेनी है इन द प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट। पहला तो इंजन लगेगा जो फोर्स क्रिएट करे, हॉट गैसेस लगेंगे किसके लिए? तो थ्रस्ट डेवलप करने के लिए। अभी वो थ्रस्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द ड्रैग फोर्स ऑफ दैट रॉकेट। उसके लिए हम नोजल का इस्तेमाल करते हैं। नोजल में क्या होता है, आपने अगर देखा होगा नोजल, तो इट इज लाइक ए फनेल काइंड ऑफ थिंग। तो फनेल में क्या होता है, अगर किसी शॉर्ट एरिया से हाई प्रेशर फ्लूइड गैसेस आप फ्लो करते हो तो वहां पे उसका प्रेशर डाउन होता, सॉरी, उसका प्रेशर डाउन होता है, वेलोसिटी बढ़ती है। ओके, एंड ड्यू टू दैट आजू बाजू का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नोजल प्रेशर, और उससे लिफ्ट क्रिएट होता है। इसीलिए नोजल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। आप अगर नोजल स्ट्रक्चर रॉकेट के एग्जॉस्ट को नहीं दोगे तो आपको थ्रस्ट तो मिलेगा बट वेरी जो कंपैरेटिव थ्रस्ट चाहिए लिफ्ट के लिए उतना नहीं मिलेगा। ओके, आप अगर दिवाली के मीन्स क्रैकर्स में अगर रॉकेट कभी इस्तेमाल करते हो या यूज करते हो तो वहां भी आप देख सकते हो उसके नीचे जो है ओपनिंग बहुत छोटा होता है जहां से वो पूरा फायर आता है, मीन्स गैसेस आते, बिकॉज वहाँ जहाँ से ओपनिंग छोटा है वहां से आपको वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा, प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग प्रेशर, और वहां से आपको लिफ्ट मिलेगा। तो ये पूरी चीजें हैं एक रॉकेट के वर्किंग प्रिंसिपल में। यहाँ पे इस डायग्राम में सिंप्लीफाई किया है कि ये कैसा काम होता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे, कि ये जो गैसेस है जो नोजल से बाहर निकल रही है ये एक्शंस का काम करती है टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, एंड ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ इसका रिएक्शन हमें मिलता है अपवर्ड और अपोजिट टू द ग्राउंड, और वो रिएक्शन लिफ्ट का काम करता है रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए। ओके, तो रॉकेट के बारे में और अगर थोड़ा बताना है, कोई बता सकता है कि रॉकेट का यूज कब से हम कर रहे हैं? यस, कोई बताएगा रॉकेट का यूज कब से हम कर रहे हैं? I'm not sure, but maybe around 1916. Is it? Not sure. Not No, sure. I'm not talking about the rocket for space use, जनरल पर्पस रॉकेट। रॉकेट मीन्स एक सिस्टम है जहाँ पे हम थ्रस्ट डेवलप करते हैं, उसके अपोजिट हमें उसका एक्शन मिलता है, और जो वर्क डन होता है वो क्या होता है कि रॉकेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो ये जो सिस्टम है ये कब से हम यूज कर रहे हैं? फॉर द रिकॉर्ड ये सिस्टम जो है, हम इसका जो रिकॉर्ड है दो टाइप में है। लगभग 700 या 500 एडी से चाइनीज जो है उनके रिकॉर्ड में देखा गया है कि वहां भी रॉकेट का यूज किया गया है इन फायर क्रैकर्स। एंड टीपू सुल्तान जो थे, टीपू सुल्तान और जो उस टाइप की आर्मी थी, जब उनकी आर्मी थी तब रॉकेट एज अ वेपन हमने यूज किया था, लाइक मिसाइल। ओके, तो तब से हम रॉकेट्स का यूज कर रहे हैं, बट द पर्पज इज डिफरेंट, ऑब्वियस है। बट फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेस रॉकेट का यूज 20th सेंचुरी में होने लगा। और जो फर्स्ट रॉकेट था लिक्विड रॉकेट, वो गोडार्ड ने बनाया था। लिक्विड रॉकेट, ही वाज जर्मन साइंटिस्ट, उसने लिक्विड फ्यूल यूज करके रॉकेट बनाया था जिसका
यूज पहले तो पर्पसफुली आर्मी में किया गया, बट आफ्टर दैट हमने उसका यूज स्पेस में करना शुरू किया। वो कब किया, कैसा किया, मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। बट दिस इज द शॉर्ट थिंग अबाउट द रॉकेट। रॉकेट कंसेप्ट जो है बहुत पुराने दिनों से हम यूज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, बट जो स्पेस के लिए हमने रॉकेट यूज करना शुरू किया वो 20th सेंचुरी में किया। गोडार्ड जो है उन्होंने फर्स्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट बनाया था। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सी कि रॉकेट्स जो है उसके टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स। आपको अगर रॉकेट कैसा चलता है इसका प्रिंसिपल तो समझ में आया है, डिटेल वर्किंग हम बाद में देखने वाले, बट द बेसिक प्रिंसिपल रॉकेट कैसा वर्क होता है ये आपको समझ में आया है इसमें, या डाउट है कुछ? Yes, sir. Clear. ओके, सिंपल सा है। आप ये बाय एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो घर पे, ऐसा नहीं कि रॉकेट बनाओ, बट सिंपल है कि आप रबर से किसी भी चीज को अगर स्ट्रेच करोगे तो रबर जो है एक डायरेक्शन में आपको उसका अपोजिट इफेक्ट देगा, अपोजिट एक्शन देगा। सेम रॉकेट में यूज होता है और सेम प्रिंसिपल जो है वेपन्स या मिसाइल्स में भी यूज किया जाता है। तो नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ रॉकेट। अभी रॉकेट के टाइप्स क्या है? बेसिकली रॉकेट के टाइप्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए, मीन्स कौन से टाइप का इंजन या फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रॉकेट के टाइप होते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज दैट कि आपका एप्लीकेशन क्या है, रॉकेट यूज करने का एप्लीकेशन क्या है, एंड एप्लीकेशन, उसके हिसाब से भी रॉकेट के टाइप्स अलग होते हैं। तो फर्स्ट है सॉलिड फ्यूल रॉकेट। ओके, कि जिस रॉकेट में सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल रॉकेट। जो मैंने आपको बताया था कि मिसाइल्स और टीपू सुल्तान के टाइम पे जो रॉकेट्स यूज करते दैट वेयर द सॉलिड फ्यूल रॉकेट। उसमें सॉलिड फ्यूल था, गन पाउडर थी, कोल था, और कोल के साथ आप अगर ऑक्सीडाइजर मिक्स करोगे, ऑक्सीडाइजर्स के बहुत टाइप से, अमोनियम नाइट्रेट पाउडर फॉर्म में आप कोल के साथ मिक्स करोगे और उसको एक बाउंडिंग एजेंट दोगे तो आपका सॉलिड फ्यूल बनेगा रॉकेट का। ये हमने ऑलरेडी किया है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज जब पढ़ते थे, कि अमोनियम नाइट्रेट का पाउडर मिलता है, कोल, चारकोल या कोल का पाउडर मिलता है, ये दोनों को सर्टन प्रोपोर्शन में एक साथ मिलाना होता है और उसमें आपको अल्कोहल या स्पिरिट ये बाउंडिंग का काम करता है। ये दोनों जो पाउडर होती है इनको एक साथ बाउंड करने का काम स्पिरिट करता है। तो इससे बन जाता है आपका सॉलिड फ्यूल रॉकेट। और इसके अंदर आप अगर ऑक्सीडाइजर का यूज करोगे तो ये और भी अच्छी तरीके से फ्लेम आउट होगा और आपको सॉलिड फ्यूल मिलेगा रॉकेट का। ओके, सो जिस रॉकेट में ये सॉलिड फ्यूल यूज होता है उसे हम सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स कहते हैं। जनरली ये रॉकेट आपको मिसाइल्स में दिखाई देंगे, जो मिसाइल्स हम यूज करते हैं करंटली इन आवर आर्मी, एरोप्लेन, फाइटर जेट या नेवी पे जो मिसाइल्स यूज होते हैं, तो ये सब सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स होते हैं वो बेसिकली। उसके बाद होता है लिक्विड फ्यूल रॉकेट। अभी लिक्विड फ्यूल रॉकेट में क्या होता है, जैसा पहले टाइप में मैंने आपको बताया कि उसमें सॉलिड फ्यूल होता है, तो वैसा ही इस टाइप में लिक्विड फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल में एक होता है ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर और दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल, उसमें आएगा केरोसिन या वाइट पेट्रोल। ये 2 टाइप के फ्यूल यूज करते हैं और उसको जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर या फिर ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ये दोनों का जो बर्निंग होता है या फिर इस दोनों का जो जब ये कंबक्शन होता है तो वो एक टरबाइन के इंजन से छोड़ा जाता है एंड देन द हॉट गैसेस जो है वो नोजल से बाहर निकाले जाते हैं। आप अगर कभी एरोप्लेन में बैठे हो, नॉर्मल सिविल एरोप्लेन जो आप ट्रैवलिंग करते हो एरोप्लेन से, तो उसके इंजन जो होते हैं वो टर्बो इंजन होते हैं और उसमें सेम लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो लिक्विड फ्यूल रॉकेट में यूज की जाती है। ओके, तो सिंपल सी बात है, लिक्विड फ्यूल जहाँ पे यूज होता है उसे हम कहते हैं लिक्विड फ्यूल रॉकेट। द थर्ड टाइप इज दैट क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट। अभी ये लिक्विड फ्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका हम बाद में इंफॉर्मेशन लेंगे, बट दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रॉकेट एंड करंटली एवरी स्पेस एजेंसी, जितनी भी स्पेस एजेंसीज है जो अर्थ के
लो अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड अगर कुछ छोड़ती है सैटेलाइट्स, तो वो सब क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में ही इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इतना थ्रस्ट डेवलप कर सके कि वो अगर आपको कुछ पोलर ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कुछ लॉन्च करना है, या मून पे कुछ लैंड करना है, मार्स तक जाना है, तो सिर्फ क्रायोजेनिक इंजन में ही इतनी कैपेसिटी कि इतना पेलोड वो उठा सके एंड स्पेस में लेके छोड़ सके। तो ये थर्ड टाइप है क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट का। देन उसके बाद जो है मैंने कहा कि रॉकेट के दो कैटेगरी में टाइप आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी की कौन सा इंजन या कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। सेकेंड कैटेगरी होती है कि कौन से एप्लीकेशन के लिए आप रॉकेट यूज कर रहे हो। तो उससे जो पहला टाइप आता है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स, मीन्स व्हाट, कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है अर्थ की, जो काफी दूर है अर्थ से, लगभग 35,000 किलोमीटर के रेंज में वो ऑर्बिट है। तो उस ऑर्बिट में आपको अगर कुछ लॉन्च करना है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसे कहते हैं उस रॉकेट को कहते हैं जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल्स। ओके, उसके बाद आएगा पोलर ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल। और ऑर्बिट्स के बारे में आप हम आगे बताने वाले हैं, बट जो पोलर ऑर्बिट में जो कोई आपको पेलोड लॉन्च करना है, तो उसके लिए भी अलग रॉकेट होते हैं, तो उसे पोलर ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। द लास्ट वन इज द इंटरस्टेलर रॉकेट्स। इंटरस्टेलर रॉकेट मीन्स व्हाट, कि आपको अगर बहुत दूर की जर्नी करनी है, ओके, लाइक बियॉन्ड द मार्स, जुपिटर, या इसके आगे एक्सप्लोर करना है कुछ, तो उसके लिए जो रॉकेट्स, जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे इंटरस्टेलर रॉकेट कहते हैं। ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है अभी, इनके ऊपर काम चल रहा है। ओके, वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट एंड दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू डू दैट काइंड ऑफ मिशंस, बट ये अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं। ओके, इंटरस्टेलर रॉकेट्स। तो ये रॉकेट्स के टाइप्स है अकॉर्डिंग टू दियर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। करंटली आप अगर एक सिनारियो देखोगे कि कितनी कंट्रीज, कितनी एजेंसीज है, तो इन सभी के रॉकेट्स यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देंगे। करंटली जो सबसे बड़ा रॉकेट है इन द शेप ऑल्सो एंड कैपेसिटी ऑल्सो, वो स्पेसएक्स के पास है। उसे स्टारशिप विथ फाल्कन रॉकेट कहते हैं। मीन्स ये जो ऊपर का पार्ट है इसे स्टारशिप कहते हैं, और ये फाल्कन उनका जो सबसे पावरफुल रॉकेट है, उसको अटैच करके ये दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा रॉकेट उन्होंने डेवलप किया है। और उसका यूज करके अभी तक उन्होंने मिशन नहीं कंप्लीट किया, बट टेस्टिंग एंड ट्रायल्स उनके सक्सेसफुल रहे हैं। इसमें ये जो दोनों पार्ट है, ये स्पेसशिप है, स्टारशिप कहते हैं बेसिकली इसको। ये स्टारशिप जो है ये भी रीयूजेबल है, और नीचे की जो बॉडी है फाल्कन रॉकेट की मेन बॉडी, ये भी रीयूजेबल है। तो ये करंटली दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। ओके, तो ये रॉकेट्स के टाइप्स है अकॉर्डिंग टू दियर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। अभी हम थोड़ा सा इस टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में। तो रॉकेट्स का जो पहला टाइप हमने देखा था वो था सॉलिड फ्यूल रॉकेट। यहाँ पे आप इसे देख सकते हो पहले वाले फिगर में, लेफ्ट हैंड साइड के। इस रॉकेट में बेसिकली क्या होता है, सॉलिड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये सॉलिड फ्यूल होता है, और इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो ऑक्सीडाइजर्स के साथ, मीन्स ये जो बीच के आपको एक स्ट्रिप दिख रही है, ये बेसिकली एक ऑक्सीडाइजर जैसा काम करती है, इसको फ्लेम करने का या कंबशन करने का। नीचे जो पार्ट होता है ये स्पार्क इग्नाइटिंग कोर, मीन्स यहाँ से हमें उसको जलाना पड़ता है, इग्नाइट करना पड़ता है, तब जाके क्या होता है कि यहाँ पे गैसेस बनती है। और ये जो गैसेस है, ये कंबशन जो होता है, ये बीच का जो एक छोटा सा एक ट्यूब आपको दिख रहा है, उस ट्यूब से ये कंबशन नीचे आता है थ्रू दिस नोजल पार्ट ऑफ ये नोजल के साथ। ओके, ये कंबशन चेंबर है जनरली, इससे वो बाहर आएगा कंबशन जो भी हुआ है हॉट गैसेस। और आपका जो न्यूटन का थर्ड लॉ हमने देखा वो यहाँ पे अप्लाई होगा कि ये जो हाई वेलोसिटी गैसेस यहाँ से बाहर आते हैं, ये नीचे जो भी है इसके ऊपर एक्शन करते हैं, मीन्स व्हाट, फोर्स क्रिएट करते हैं, और उसका रिएक्शन ऐसा मिलता है कि नीचे का सरफेस भी उसका रिएक्शन देता है, और उसे अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई करता है, और उसका जो
रिजल्ट मिलता है कि ये रॉकेट की जो बॉडी है ये लिफ्ट होती है हवा में। ओके, तो ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। अभी नाउअडेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट, जैसा मैंने आपको कहा कि मिसाइल्स एज अ मिसाइल्स यूज करते हैं। सेकेंड, साउंडिंग रॉकेट आपने सुना होगा, कभी सुना है साउंडिंग रॉकेट्स? कभी आप अगर आसमान में देखोगे तो आपको ऐसा एक गैस का एक बहुत बड़ा सा लाइन दिखेगा, बहुत बड़ा लाइन होता है वो। तो दैट बिकॉज ऑफ साउंडिंग रॉकेट। जो मेट्रोलॉजी लैब्स है जहाँ से हम एटमॉस्फेयर का टेस्ट करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, वो ये साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेयर में कुछ टेस्ट करने के लिए। ओके, तो इसे साउंडिंग रॉकेट कहा जाता है। अभी साउंडिंग रॉकेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अप्रोक्सीमेटली ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं, इसीलिए इसे साउंडिंग रॉकेट्स भी कहते हैं। nowadays दिस काइंड ऑफ रॉकेट्स, ये जो रॉकेट्स है ये एज अ बूस्टर का काम करते हैं लॉन्च व्हीकल में। हमें अगर कुछ पेलोड स्पेस में लॉन्च करना है तो बूस्टर का काम ये करते हैं एज अ बूस्टर। अभी ये क्यों करते हैं, कोई बताएगा इसका मीन्स क्या है यूज? अगर हमारे पास लिक्विड रॉकेट है, क्रायोजेनिक इंजन है, तो अभी भी हम फिर ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर एज अ बूस्टर क्यों यूज करते हैं? यस, मैं एक पीछे जो स्लाइड हमने देखी उसमें जो रॉकेट्स हमने देखे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो साइड के छोटे छोटे रॉकेट्स आपको दिख रहे हैं बड़े मेन बॉडी को अटैच हुए, उसे बूस्टर्स कहते हैं। बूस्टर रॉकेट्स। तो ये बूस्टर रॉकेट्स क्यों यूज करते हैं? हालांकि हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट है, अभी भी फिर हम ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स का यूज करते हैं एज अ बूस्टर। यस, कोई आइडिया? रिपनप्रीत, आपको कुछ आइडिया है? सर वन ऑफ द रीजन कैन बी क्योंकि क्रायोजेनिक जो इंजन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनकी मतलब फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है। मतलब सिर्फ सिर्फ 6 कंट्रीज ने ही वो सक्सेसफुली बनाया है, ये भी एक रीजन हो सकता नहीं, जो कंट्रीज ने क्रायोजेनिक बनाए हैं ना, वो कंट्री भी बूस्टर रॉकेट का यूज करती है, सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट्स बूस्टर्स का। रितिका, आपका क्या प्लान है? आप आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहते हो या क्या दूसरा है? So actually, I have no idea in this topic. I'm not like engineering. No, I'm just asking for that reason कि if you are willing to do engineering in future, आप अगर करना चाहते हो तो, कि हमेशा इंजीनियर क्या सोचता है कि कम से कम रिसोर्स में मैक्सिमम इफिशिएंसी से सिस्टम को डिजाइन करना। ओके, इंजीनियर का सोच क्या होता है कि कम से कम रिसोर्सेस अप्लाई हो सिस्टम में और उसकी इफिशिएंसी जो बने। इफिशिएंसी मींस व्हाट? आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है और आप इनपुट कितना डाल रहे हो, इसे हम इफिशिएंसी कहते हैं। तो इंजीनियर हमेशा यही सोचता है कि ऐसी सिस्टम डेवलप करे कि कम से कम रिसोर्सेस यूज हो और मैक्सिमम आउटपुट मिले, मीन्स इफिशिएंसी बढ़े। तो हम अभी भी सॉलिड फ्यूल रॉकेट क्यों यूज करते हैं एज अ बूस्टर? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो सॉलिड फ्यूल रॉकेट है, ये बर्निंग के लिए जो ऑक्सीजन यूज करते हैं ये एटमॉस्फेयर से करते हैं, इनका खुद का सप्लाई नहीं होता ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीडाइजर जो है, ये ऑक्सीडाइजर एक कैटेलिस्ट के काम करता है उसको बर्निंग करने का। बट जो ऑक्सीजन यूज होना है फॉर बर्निंग पर्पस, ये एटमॉस्फेयर से होता है। ओके, आप अगर लिक्विड फ्यूल रॉकेट यूज करोगे फॉर ए बूस्टर तो आपको आपका ऑक्सीजन खुद कैरी करना पड़ेगा। ओके, अननेसेसरी अगर आपके पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो आप अगर अननेसेसरी खुद का ऑक्सीजन कैरी करोगे तो आपके रॉकेट का वेट भी बढ़ेगा और आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। ओके, तो फॉर दैट पर्पस हम एक सर्टन लेवल पर, कि जहां तक हमें ऑक्सीजन अवेलेबल है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वहां तक हम सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स का यूज करते हैं टू गेट ए एडवांटेज ऑफ दैट, कि हमें एक तो कम ऑक्सीजन लगेगा, कैरी करना पड़ेगा,
एंड देन कि हम सॉलिड फ्यूल जो है वो कम कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू दिस लिक्विड फ्यूल एंड क्रायोजेनिक। तो हम क्या करते हैं, जहाँ तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वहां तक हम सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स का यूज करते हैं। उसके बाद जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो ये सॉलिड फ्यूल बूस्टर्स जो है ये डिटैच होते हैं मेन बॉडी से। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में कि ऊपर जाने के बाद ये जो साइड के बूस्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं मेन बॉडी से। ओके, और उसके बाद जो मेन बॉडी है उसमें से जो मेन इंजन कहा जाता है रॉकेट का, वहां से वो ऑक्सीजन एंड बाकी का जो फ्यूल है उसका यूज करके बर्न करना पड़ता है। बिकॉज वाई कि आफ्टर सम डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एटमॉस्फेयर में, आपको खुद का ऑक्सीजन लेना पड़ेगा टू बर्न दैट फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। ओके, तो इसीलिए बूस्टर्स का यूज करते हैं कि जहां तक हो सके हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करें, उससे वेट भी कम होगा रॉकेट का और एक्सपेंसेस भी कम होंगे। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट कैटेगरी में, दैट इज अ फ्यूल, लिक्विड फ्यूल रॉकेट। अभी लिक्विड फ्यूल में क्या होता है, तो एक टैंक जो होता है वो लिक्विड फ्यूल का होता है। यहाँ पे केरोसिन हो सकता है, वाइट पेट्रोल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फ्यूल जो है हाई कैलोरी वैल्यू फ्यूल उसका। उसके बाद लिक्विड ऑक्सीडाइजर मीन्स व्हाट, ये एक ऑक्सीजन ही होता है बट यहाँ पे हमने कैटेलिटिस भी ऐड करना पड़ता है ऑक्सीजन के टैंक में। तो ये एक खुद का लिक्विड ऑक्सीजन हम कैरी करते हैं। नीचे जो पंप है ये एक्चुअली ये दोनों का प्रोपोर्शनेटली मिक्सचर करते हैं, लिक्विड फ्यूल का एंड ये ऑक्सीजन का। और ये फ्यूल जो है मिक्सचर फ्यूल, ये यहाँ पे कंबशन चेम्बर में जाके यहाँ पे इसको कंबशन करना पड़ता है, मीन्स यहाँ इसको जलाना पड़ता है। एंड जब आप इसे बर्न करते हो तो हाई एनर्जी एक्सप्लोजन होते हैं, गैसेस निकलते हैं, हॉट गैसेस बाहर नोजल से, एंड अगेन यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट है। इसकी एनर्जी जो है कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल रॉकेट काफी ज्यादा होती है, बट इसका वेट भी ज्यादा होता है और इसको खर्चा मीन्स एक्सपेंसेस भी ज्यादा आता है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे पीछे जो रॉकेट्स की बॉडी थी, ये बॉडी आप अगर देखोगे बीच वाली सेंटर वाली बॉडी, तो ये पूरी लिक्विड फ्यूल रॉकेट की बॉडी होती है। और इसमें का जो ऊपर का छोटा सा पार्ट है ना वो पेलोड के लिए होता है सिर्फ। ये जो आपको ऊपर का नोजल दिख रहा होगा ऊपर का छोटा, उसमें ही पेलोड होता है, बाकी नीचे पूरा लिक्विड फ्यूल रॉकेट होता है अलग अलग स्टेजेस में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ऐसी स्टेजेस में ये रॉकेट के इंजिन्स, लिक्विड फ्यूल रॉकेट के इंजिन्स डिवाइड किए जाते हैं। ओके, सो ये दो टाइप्स के रॉकेट्स जनरली यूज होते हैं और यूज किए जाते थे। उसके बाद जो थर्ड इंजन था जिसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन, आई गेस कि हमारे ही टीम से रिपन प्रीत जो है इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर देंगी बाद में, बट छोटा सा इंट्रोडक्शन में देता हूँ कि इसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन कैरी करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और ये दोनों का मिक्सचर हम एक साथ लाते हैं। उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और उसमें इतनी हीट जनरेट होती है और इतना एक्सपांशन होता है गैस का कि उसका हम एज अ थ्रस्ट यूज कर सकते हैं। और ये दोनों को जो है ये लिक्विड फॉर्मेट में रखना पड़ता है और उसके लिए ये सारी रॉकेट साइंस लगानी पड़ती है यहाँ पे। ओके, सो इसके ऊपर डिटेल लेक्चर लेने वाले हैं रिपन प्रीत जी, जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ही एजुकेशन ले रही है। और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है इस इंजन का, ये वाटर होता है, वाटर वेपर। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी काफी कम कंट्रीज के पास है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। लगभग आई गेस कि 5 to 6 कंट्रीज ओनली हैव दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें से इंडिया भी है, भारत भी है जिसके पास खुद की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। ओके, सो ये थर्ड टाइप ऑफ रॉकेट है या इंजन है रॉकेट का, जिससे रॉकेट हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी उसके बाद हम देखेंगे सैटेलाइट्स। भाई रॉकेट के बारे में कुछ आपको सवाल है, कुछ पूछना है? यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रॉकेट्स? देखिए रॉकेट्स ये काफी डिटेल टॉपिक है डिस्कस करने का, बट आपको एक आइडिया आए कि ये रॉकेट कैसा होता है, इसके लिए मैंने शॉर्ट में बताया है। रॉकेट्स के
मेन बॉडी अलग होती है, मेन बॉडी के स्टेजेस होते हैं अलग अलग, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। जैसा जैसा रॉकेट ऊपर जाता है वो अपनी एक एक स्टेज छोड़ता है। मीन्स पहले उसके सॉलिड बूस्टर छूटते हैं, उसके बाद वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो छूटती है, मीन्स डिटैच होती है। उसके बाद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाने के बाद सेकेंड स्टेज डिटैच होती है। और अगर आपको बियॉन्ड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कुछ मिशन है तो आपकी थर्ड स्टेज भी छोड़नी पड़ती है। ओनली यू नीड टू डिप्लॉय योर पेलोड बियॉन्ड द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और जो पेलोड है उसमें भी खुद का छोटा सा इंजन होता है, थ्रस्ट इंजन, जिसका यूज करके हम उसको आगे और दूर तक लेके जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा रॉकेट साइंस है कहने को। तो ये एज ए एस्ट्रोनॉमर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैं फिर से कहता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी अभी ग्राउंड पे लिमिटेड नहीं है। एस्ट्रोनॉमी अभी बियॉन्ड ग्राउंड जाने वाली है। हम स्पेस में जाके ऑब्जर्व, ऐसे ही दिन आने वाले हैं कि खुद आप जैसे एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में जाके भी ऑब्जर्वेशंस ले सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट में। ओके, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग इन सो फास्ट और सो स्पीड से कि आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी आर कमिंग टू द सैटेलाइट पार्ट। अभी सैटेलाइट क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द सैटेलाइट? किसे कह सकते हो आप सैटेलाइट? अगर कोई एरोप्लेन जा रहा है तो मैं उसे सैटेलाइट कह सकता हूँ क्या? यस, सैटेलाइट कभी देखा है आपने? Satellite is an object which uh, revolve around a celestial body in a fixed orbit. यस, राइट राइट, एग्जैक्टली। देखिए सैटेलाइट ये जो वर्ड है, आप इंग्लिश का वर्ड है, इसे आप अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करोगे तो सैटेलाइट मीन्स व्हाट? इट हैज सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द मेन बॉडी, ओके, एंड विच इज रिवॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, द डिस्टेंस इज फिक्स and the body is not fixed, but the distance from the center or the reference body is fixed, and that particular body is revolving around the center body. उसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं। तो जनरली अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सा है? यस, Moon. राइट। मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, बिकॉज वाई? इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्टन ऑर्बिट, ओके, उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। सेम प्रिंसिपल हमने यूज किया है टू लॉन्च, टू डिप्लॉय आवर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स इन स्काई, ओके, और वो एक सर्टन ऑर्बिट में रिवॉल्व हो अर्थ के अराउंड, उसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं। ओके, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? सैटेलाइट्स, satellites are the object which is placed in certain orbit around the earth or around the center body, okay, and which is revolving around the center body, and the purpose or the application of that particular object or satellite is different, okay, तो इसे हम सैटेलाइट कह सकते हैं। अभी सैटेलाइट का जो मेन पर्पस है कि जब हम कोई लॉन्च व्हीकल मीन्स रॉकेट का यूज करके सैटेलाइट लॉन्च करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसके पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हमने सैटेलाइट लॉन्च करना सीखा या हमने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने मास्टर्स की कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम पर्टिकुलर ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं, स्टेबल ऑर्बिट में भी, तो हमारी टेक्नोलॉजी जो बढ़ी इसके कारण, इट इज 50 to 100 टाइम्स हमने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, बिकॉज ओनली दैट कि वी कैन एबल टू सेंड ऑब्जेक्ट्स इन अर्थ ऑर्बिट इन सर्टन ऑर्बिट्स, ओके। और किसी को पता है कि हमारा पहला सैटेलाइट हमने कब छोड़ा था और कौन सा था? The first satellite which we were launched, which one is that satellite and when we launched? Yes, So is it Aryabhatta spacecraft? no, I'm not talking about the India or Indian, in general space technology कि स्पेस टेक्नोलॉजी में पहला सैटेलाइट कि जिससे
पहले कोई सैटेलाइट ही नहीं था अर्थ के ऊपर, मीन्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही नहीं था। यस Sir, during World War One, I guess Soviet Union launched some satellites. थोड़ा सा करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। जो मैं बताता हूँ, फर्स्ट सैटेलाइट जो हमने छोड़ा है वो है स्पुतनिक। Yeah. Yes, I was. ओके, स्पुतनिक सैटेलाइट जो है पहला सैटेलाइट था जो हमने लॉन्च किया था इन 1957 एंड इट्स ए सोवियत यूनियन। उनका जो एस्ट्रोनॉम एरोस्पेस डिपार्टमेंट है या एजेंसी है, उन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था। अभी बिफोर गोइंग टू डिटेल अबाउट दैट सैटेलाइट, दो टर्म्स है यहाँ पे। एक तो है एस्केप वेलोसिटी, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप वेलोसिटी? क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, कोई बताएगा? यस, एस्केप वेलोसिटी। सर, अर्थ के जो ऑर्बिट से, एटमॉस्फेयर के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए जो वेलोसिटी है वो लाइक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है अर्थ के लिए, आई गेस। ओके राइट, 11.6 किलोमीटर पर सेकंड, इसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कि भाई इतनी ही वेलोसिटी क्यों चाहिए और उसे एस्केप वेलोसिटी क्यों कहते हैं? सर, बिकॉज अर्थ से एस्केप करता है ना, इसलिए एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसका थोड़ा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी चीज ने पकड़ के रखा है, ओके, समवन ग्रैबिंग यू एंड यू वांट टू एस्केप फ्रॉम इट्स ग्रैब, कि उसके जो भी जिसने आपको पकड़ के रखा है, मशीन हो, कोई रस्सी हो या जो भी हो, उससे आप अगर एस्केप करना चाहते हो, छूटना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा कि उसकी एक टेंडेंसी है कि वो आपको ग्रैब करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा एक जगह पे। आपकी जो टेंडेंसी है कि आप उससे खुद को छुड़वाना चाहते हो। अभी इसमें से कौन जीतेगा, मीन्स कौन, किसकी जीत होगी यहाँ पे? जिसका फोर्स या जिसकी एनर्जी ज्यादा है, राइट? अगर ग्रैबिंग जिसने किया है, ग्रैब करके रखा है, वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो आप नहीं छूट पाओगे। अगर आपके पास कहाँ से, मान लीजिए मैजिकली आपके पास ज्यादा एनर्जी आती है, तो आप उसका जो पावर है ग्रैबिंग का, उससे ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावर अप्लाई करके उससे छुटकारा पाओगे। ओके, तो एग्जैक्टली सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ऐसा ही होता है। ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी, हर एक चीज जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जाती है वो नीचे आती है। बिकॉज वाई? कि अर्थ की ग्रेविटी इतनी है कि वो किसी चीज को ज्यादा देर ऊपर नहीं रहने देती, अनलेस एंड अनटिल यू हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अगर एरोप्लेन है, उसका भी अगर फ्यूल खत्म हुआ तो वो नीचे ही आएगा, बिकॉज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। फिर ये जो सैटेलाइट्स है, ये फिर अर्थ के ऊपर हमेशा कैसे रिवॉल्व होते हैं? वो क्यों नहीं अर्थ के ऊपर, मीन्स अर्थ के ग्रेविटी के वजह से नीचे आते हैं? ये कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? मीन्स एक तो फिर ऐसा होना चाहिए कि वो अर्थ के ग्रेविटी में नहीं है तो वो स्पेस में जाने चाहिए ना। दे बेसिकली नीड टू वॉन्डरिंग इन स्पेस if they are not in under influence of earth gravity. और अगर वो अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो वो अर्थ के ऊपर आना चाहिए, मीन्स कोलिजन होना चाहिए। बट ये दोनों नहीं होते। सर, बिकॉज आई गेस रॉकेट्स की अपनी भी वेलोसिटी होती है जिससे वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मतलब उनकी अपनी वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से वो क्रैश नहीं करते आके। ओके, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे कि जब आपको अर्थ के ग्रेविटी इन्फ्लुएंस को अगर कम करना है या नील करना है, तो आपको एक सर्टन एनर्जी, सर्टन स्पीड, या नॉर्मल साइंटिफिक टर्म में वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी चाहिए। तब जाके अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो आपके ऊपर नहीं होगा। और हर प्लेनेट के लिए, हर मैटर के लिए अपने मास के हिसाब से वो स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है। तो एज पर द अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, और अर्थ का जो मास है उसके रिगार्डिंग वो स्पीड कितना होना चाहिए कौन से भी ऑब्जेक्ट का, तो वो है 11.6 किलोमीटर पर सेकंड।
अगर इतने वेलोसिटी से आप अगर ट्रैवल कर रहे हो टूवर्ड्स इन स्पेस, तो फिर आप एक सर्टन डिस्टेंस के बाद अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते। बट अगर आप मान लीजिए कि एक सर्टन लेवल तक आप गए, ओके, कौन से भी स्पीड से गए, बिलो 11.6 या अबव मीन्स, और आपका अगर स्पीड कम होता है या फिर उतना ही रहता है, मान लीजिए 9 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगा आपका स्पीड, तो आप क्या करोगे, आपका ट्रैजेक्टरी ऐसा होगा जैसा अगर कोई बॉल जो है ऊपर आपने फेंका तो वो एक ट्रैजेक्टरी में जाता है और नीचे आता है, राइट। फिर आपका भी अगर स्पीड ऐसा ही होगा, सैटेलाइट या जो भी है 9.9 किलोमीटर पर सेकंड होगा, तो वो ऊपर तक तो जाएगा, बट एक सर्टन लेवल के बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज करेगा और उसे वापस से जमीन के ऊपर लाएगा। बट आपका स्पीड अगर 11.6 या उससे ज्यादा है, तो आप ऑर्बिट्स को अलग अलग चेंज करके एक सर्टन ऑर्बिट्स में, कौन सी भी आप चूज कर लो डिस्टेंस, उस ऑर्बिट में जाके स्टेबल हो सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए उतनी वेलोसिटी। और ये जो कैलकुलेशंस है कि ये वेलोसिटी कैसी लाई जाए, ये सब पूरे जो है ये कैलकुलेशंस आते हैं इस रॉकेट साइंस में, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में। जो भी इंजीनियर्स है, जो भी जितने ये डेवलप करते हैं, इन सबको वो कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं कि कितना थ्रस्ट होना चाहिए, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए, ताकि उसी ऑर्बिट में उसे स्टेबल किया जाए। तो ये डिटेल कैलकुलेशंस है। आप जब ये अगर इंटरेस्ट हो, आप फ्यूचर में उस सेक्टर में जाना चाहते हो, तो काफ़ी इंटरेस्टेड है ये, ओके। तो हम कहा थे कि जो फर्स्ट सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था बेसिकली वो स्पुतनिक था, उसका नाम स्पुतनिक था, सोवियत यूनियन का सैटेलाइट था वो। और जो लॉन्च डेट थी उसकी 4 अक्टूबर 1957 थी, ओके। इसके रिगार्डिंग एक अच्छी मूवी भी है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, अक्टूबर स्काई करके मूवी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है अक्टूबर स्काई। उसमें दिखाया गया है कि ये जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था सैटेलाइट का, तो उसमें उसे देखकर एक बच्चा जो था, स्टूडेंट तो जो था, वो काफ़ी इंस्पायर हुआ रॉकेट्स को और सैटेलाइट्स को लेके। तो उसने फिर अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बनाए, और वो ग्रुप्स उनके रॉकेट्स बनाते थे छोटे छोटे, और गांव से बाहर रिमोट एरिया में उसे टेस्ट करते थे। तो फिर क्या हुआ आगे क्या नहीं, वो सब अच्छे तरीके से उस मूवी में दिखाया है। So if you want to see that movie, it is very nice movie. So the first satellite we launch, that is the Sputnik satellite. अभी उसका जो डिटेल है वो ऐसा है कि लॉन्च डेट जो था 4th of October 1957 था। उसका जो ऑर्बिट था वो था 577 किलोमीटर, मीन्स ये लो अर्थ ऑर्बिट में आता है। उसका जो स्पीड था 8 किलोमीटर पर सेकंड था। अभी आप कहोगे कि ये एस्केप वेलोसिटी के अंदर नहीं आता, राइट। तो इसकी वजह क्या थी कि वो एस्केप वेलोसिटी के अंदर नहीं आता था, बिकॉज इट इज इन लो अर्थ ऑर्बिट। ये लो अर्थ ऑर्बिट में था, इसकी वजह से वो एस्केप वेलोसिटी को अचीव नहीं कर पाया। बट आफ्टर लॉन्चिंग की जब लॉन्च किया गया था वो, तो उसने एस्केप वेलोसिटी अचीव की थी। बट उसको लो अर्थ ऑर्बिट में लाने के लिए उसकी वेलोसिटी वापस से कम की गई। देन जो उसका मैक्सिमम स्पीड था, मींस रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वो 29,000 किलोमीटर पर आवर था, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ओके। सो बेसिकली ये स्पुतनिक सैटेलाइट जो है वो ऐसा दिखता था। इसमें छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर था, जो पर्टिकुलर रेडियो वेव्स अर्थ के स्टेशन के ऊपर ट्रांसमिट करता था, और अर्थ से हम उसे रिसीव करते थे। इतना ही इसका पर्पस था। तो ये फर्स्ट सैटेलाइट था जो ह्यूमंस ने पहली बार आउटर स्पेस में कुछ ऑब्जेक्ट छोड़ा था और उसे स्टेबल किया था सक्सेसफुली। तो दिस इज ऑल अबाउट द, और ये लगभग आप देखोगे तो एक 60 to 70 ईयर्स पहले ही हुआ था, ज़्यादा कुछ इसको मीन्स टाइम स्पेन नहीं गया है। बट उसके बाद हमने ह्यूमन बीइंग ने चांद, मार्स, और अपना जो वाइजर 2 है, ये बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम जा रहा है, ओके। तो इतनी डेवलपमेंट फास्ट हमने की है। तो ये स्पुतनिक के बारे में था, फर्स्ट सैटेलाइट था। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे
कि ये सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या होती है। ओके, आपने बहुत बार सुना होगा कि जियो ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट है, तो ये एग्जैक्टली होती क्या है। तो बेसिकली अर्थ से लेके जो अर्थ के एटमॉस्फेयर एंड बियॉन्ड एटमॉस्फेयर जो स्पेस है, जो डिस्टेंस हमने डिवाइड किए हैं, उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो उसमें से पहला ऑर्बिट रीजन आता है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसका जो डिस्टेंस है लगभग 200 से लेके 2000 किलोमीटर के आसपास है। ओके, इसे हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसका जो डिस्टेंस है ये लगभग जो है ये 10,000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक है। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे गैप आपको दिख रहा है, 2000 के बाद डायरेक्ट 10,000 आया है, तो बीच का जो डिस्टेंस है इसे डिस्पोजेबल एरिया कहते हैं या डिस्पोजेबल ऑर्बिट कहते हैं। तो वो आता है मीडियम ऑर्बिट के कैटेगरी में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट इसे कहते हैं, मीन्स इसके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी आफ्टर 2000 एंड बिलो 10,000, इसे कहेंगे डिस्पोजेबल मीडियम अर्थ ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि अगर आपको मीडियम ऑर्बिट में कुछ लॉन्च करना है और आपको डायरेक्टली उसमें नहीं लॉन्च करना, तो आप पहले उसे डिस्पोजेबल मीडियम ऑर्बिट में लॉन्च करोगे, उसके बाद उसके कुछ टेस्ट होंगे और बाद में फिर उसको एडिशनल थ्रस्ट देके उसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में स्टेबल करोगे। इसीलिए ये थोड़ा सा गैप या डिस्टेंस वहां पे देना पड़ता है। वैसा ही सेम जो थर्ड ऑर्बिट होता है उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ये जो है ये मिनिमम 35,000 और उसके आगे जो है उसे कहा जाता है। अभी ये तीनों ऑर्बिट्स जो है अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से डिवाइड की गई है। तो नीचे से शुरू करेंगे। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कोई बता सकता है? यस, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, यस रिपन, आपने पढ़ा है आपके सिलेबस में? सर हमें फिलहाल तो नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ा है, ओके ठीक है। कुछ इसके नाम से आपको आ रहा है सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, मतलब स्पेस में। अवे तो है, मून मीन्स एज पर द के पास। डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू वो तो दूर ही है, बट व्हाई वी कॉल इट जियो सिंक्रोनस? ओके, मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्बिट्स है ये अपने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से हमने उन्हें डिवाइड किया है। तो जो एक एप्लीकेशन ऐसा होता है सैटेलाइट्स का कि आपको अर्थ के पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही अगर कोई सिग्नल छोड़ना है, कोई सर्वाइवेलेंस करना है, तो उसे आपको उस एरिया के साथ उसकी वेलोसिटी के साथ, बिकॉज अर्थ ऑल्सो रिवॉल्विंग ना, तो उस एरिया की जो वेलोसिटी आ रही है उसके साथ आपके सैटेलाइट की वेलोसिटी सिंक्रोनाइज करनी पड़ती है। ताकि आप अगर कुछ सैटेलाइट छोड़ते हो और आपको सिर्फ इंडिया को टारगेट करना है कि इंडिया में ही ये सिग्नल जाना चाहिए, इंडिया को ही मुझे देखना है कैमरा से सैटेलाइट के, तो आपको जो स्पीड है अर्थ का, उस स्पीड के साथ आपके सैटेलाइट का रिवॉल्विंग स्पीड को मैनेज करना पड़ेगा ताकि आप एक ही एरिया पे फोकस कर पाओ। तो उसलिए उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो मीन्स व्हाट? आवर जियोग्राफी, कि हमारा जो अर्थ है उसका एरिया, तो उसके एक पर्टिकुलर एरिया को ही आपको फोकस करना है, उसके ऊपर ही सिग्नल छोड़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके सैटेलाइट्स जो है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्टेबल करने पड़ेंगे ताकि आप उसे फिर उस एरिया में ही फोकस कर पाओ, राइट? तो इसलिए उसे कहा जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अभी जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है या कोई सर्वाइवल मीन्स वेदर फोरकास्टिंग की है या कोई कैटेगरी है सैटेलाइट्स की जिनको ये एप्लीकेशन है कि 24/7 वो एक ही एरिया के ऊपर रहे, तो उस पर्पस के लिए आपको इस ऑर्बिट में उसे स्टेबल करना पड़ेगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अभी मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है ये क्या है, आप देख सकते हो कि ये
दोनों पर्पस कभी कभी सॉल्व करता है। आपको अगर जियो सिंक्रोनस में उस सैटेलाइट को रखना है तो आप उसे एक्स्ट्रा थ्रस्ट दे के वहां पे रख सकते हो या नीचे भी ला सकते हो, या फिर आपको कोई लो लेवल के लो हाइट के लेवल के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ऑन योर डिवाइसेस, तो उस पर्पस के लिए यहाँ पे मीडियम अर्थ ऑर्बिट को सिलेक्ट करते हैं। और जो लास्ट वाला ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट, तो इसमें जो है इसमें काफी आपको दिखाई देंगे सैटेलाइट्स, बिकॉज इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट ज्यादा होते हैं। अभी ये कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं? ये इंटरनेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, जो आप इंटरनेट यूज करते हो। ओके, तो उसके लिए इस लो अर्थ ऑर्बिट का यूज किया जाता है। इसके दो रीजंस है। जियो लो अर्थ ऑर्बिट जो है ये जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स है अलग अलग, उसमें जो एक लेयर आता है स्टेटा लेयर जिसे कहते हैं, इसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो लेयर इस लो अर्थ ऑर्बिट में आता है। तो उस लेयर में गैसेस जो है वो आयनाइज गैसेस है, बिकॉज वाई, और सन के जो यूवी रेज है, उस यूवी रेज वो गैसेस को, उस ऑर्बिट के गैसेस को आयनाइज करते हैं। और ड्यू टू दैट आयनाइजेशन ऑफ एटम्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, आपको जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन होता है स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए इंटरनेट या अलग अलग जो कम्युनिकेशन के डिवाइस है, अभी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उसके लिए ये लो अर्थ ऑर्बिट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड द सेकेंड रीज़न इज दैट कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने का जो एक्सपेंसेस है, खर्चा जो है, वो कंपेयर टू ये दो ऑर्बिट के काफ़ी कम है। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादा रखे जाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली 3 ऑर्बिट्स जो है हम यूज़ करते हैं। चौथा एक ऑर्बिट होता है जिसे पोलर ऑर्बिट कहते हैं। अभी ये जो ऑर्बिट्स है ये अर्थ के इक्वेटोरियल के रेफरेंस में रिवॉल्व होती है या डिवाइड होती है। ओके, बट जो पोलर ऑर्बिट है या पोलर ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स है वो पोल टू पोल रिवॉल्व होते हैं, मीन्स नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक ऐसा रिवॉल्यूशन उसका चलता है। तो वो कौन से पर्पस के लिए यूज होते हैं? व्हेन यू नीड टू स्कैन एनी ज्योग्राफी, आपको अगर किसी ज्योग्राफी को स्कैन करना है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, तो ये पोलर ऑर्बिट्स ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ओके, बिकॉज पोलर ऑर्बिट का जो स्पीड है रिवॉल्यूशन का वो भी ज़्यादा है, एंड आप ज़्यादा एरिया कवर करते हो। ठीक है, आप अगर ऊपर के ऑर्बिट्स को यूज़ करोगे तो आपको जितना ट्रैवल करना पड़ेगा पर्टिकुलर, मान लीजिए इंडिया को स्कैन करने के लिए, उससे कम ट्रैवल पोलर ऑर्बिट में करना पड़ेगा। तो इसीलिए पोलर ऑर्बिट्स का यूज़ करते हैं इफ़ यू वांट टू स्कैन जियोग्राफी ऑफ एनी सर्टेन एरिया। ओके, तो ये ऐसे अलग अलग पर्पजेस है इस ऑर्बिट्स के। एक इमेज में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ऑर्बिट्स कैसे डिवाइड किए गए हैं। ये जो बेसिकली अर्थ से ये जो ऑर्बिट का रीजन है 200 से 2000, इसे हम लियो कहते हैं, मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद जो ये एरिया आता है ये 2000 से लेके इतना लगभग, ये पूरा डिस्पोजेबल मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। और जो 10,000 से लेके 2000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर आएगा, वो आएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और अगेन मीडियम टू जियो ये डिस्पोजेबल एरिया है इतना। और उसके बाद जो आएगा मीन्स 35,000 से लेके उसके आगे, वो पूरा आएगा जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ओके, तो ये पूरे ऑर्बिट्स हमने ऐसे डिवाइड किए हैं। एप्लीकेशन के हिसाब से हमें ऑर्बिट सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, एंड उस हिसाब से हमें उसमें सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे एक फैक्ट आपको अगर बताऊँ, तो लास्ट टाइम जो इसरो ने एक बड़ा मिशन किया था, तो उसमें इसरो ने एक ही साथ 104 सैटेलाइट्स अलग अलग ऑर्बिट में लॉन्च किए थे। मान लीजिए कि एक ही PSLV व्हीकल था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम है उस रॉकेट का। तो उस रॉकेट का यूज करके इसरो ने एक ही साथ 104 सैटेलाइट्स अलग अलग, मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट से लेके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक अलग अलग ऑर्बिट में वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते गया। तो कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, और सभी सैटेलाइट्स
एक्यूरेट उसी ऑर्बिट में स्टेबल हुई जिसमें वो होनी थी। तो इतनी कैलकुलेशन, इतनी एक्यूरेसी, प्रिसाइजनेस इसरो ने अचीव किया है। और इसीलिए लगभग जो कंट्रीज है जिनके पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं है या लॉन्च व्हीकल फैसिलिटी नहीं है सैटेलाइट लॉन्चिंग की, तो वो ऑलमोस्ट 60 से 70% जो है वो इसरो को सिलेक्ट करते हैं उनके लॉन्चिंग के लिए। ओके, nowadays some private companies are coming in this बिजनेस, तो उनको काफी कंपटीशन होने वाली है। तो अभी इसरो जो है वो रॉकेट्स जो है वो रीयूजेबल रॉकेट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, जो ऑलरेडी स्पेस एक्स कंपनी ने बनाए हैं। जनरली पहले क्या होता था कि रॉकेट्स आपने अगर लॉन्च किए तो वो रीयूज नहीं कर पाते थे, उसे हमें एक तो स्पेस में या फिर ओशन में डिस्ट्रॉय करना पड़ता था या डिप्लॉय करके उसे वहां पे ही रखना पड़ता था, उसे रीयूज नहीं कर सकते थे। बट इन स्पेस एक्स जो कंपनी है उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए हैं कि वो सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे ऑर्बिट में और वापस से नीचे आके स्टेबल होंगे ताकि वो बार बार यूज कर सके। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है एक रॉकेट की, लगभग वो एक रॉकेट जो है वो 13 से 14 बार यूज कर सकते हैं। 13 to 14 times they can use their rocket repeatedly। तो उसकी वजह से जो लॉन्चिंग का खर्चा था, मीन्स कॉस्ट था, वो काफी कम हुआ है। एंड ऑन सेम टेक्नोलॉजी इसरो अभी काम कर रहा है ताकि इस कंपटीशन में अगर बना रहना है बिजनेस के, तो आपको कॉस्ट भी कम करनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज द सैटेलाइट ऑर्बिट थिंग। आपको इसमें कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया सैटेलाइट्स का? यस, ठीक है, मैं एक यहाँ पे क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मुझे एक सैटेलाइट लॉन्च करना है जिसका पर्पस है वेदर फोरकास्टिंग, कि जो वेदर होता है, वेदर कंडीशन होता है, उसके बारे में मैं डेटा कलेक्ट कर सकूं और वो मुझे नीचे ग्राउंड पे मिले, तो मैं कौन से ऑर्बिट में वो सैटेलाइट छोड़ूंगा या स्टेबल करूंगा? यस, So can you repeat the question? क्वेश्चन इज सिंपल कि माय एप्लीकेशन और सैटेलाइट एप्लीकेशन क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग का जो डेटा लगता है वो मुझे लेना है। ओके, तो बेसिकली दिस सैटेलाइट इज वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट। ओके, तो वो मुझे लॉन्च करना है, तो मैं ये कौन से ऑर्बिट में लॉन्च करूंगा? इन विच ऑर्बिट आई हैव टू लॉन्च दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट इफ द एप्लीकेशन इज वेदर फोरकास्टिंग? यस, ओके, आई, So, हाँ, यस, so geosynchronous Earth orbit. जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ओके, एनी अदर गेस? कोई और बताएगा उनका क्या जवाब है? एंड व्हाई यू मींस सिलेक्ट दिस ऑर्बिट? यस, रितिका, आपने ये ऑर्बिट क्यों सिलेक्ट किया? व्हाई? So for weather forecasting means it can include the heat from the sun, and it's really far away from the earth. नो, बट द एप्लीकेशन आप देखिए ना, व्हाट इज द एप्लीकेशन? we need to forecast the weather. Okay, the weather is not a function of any particular region. अगर अमेरिका में कुछ बर्फ का तूफान आता है तो उसका असर इंडिया के वेदर पे भी होगा, राइट? अगर चाइना में कुछ तूफान आता है, पाकिस्तान में आता है, मिडल ईस्ट में आता है, तो उसका इफेक्ट अर्थ के सॉरी इंडिया के आसपास के वेदर के ऊपर भी होगा। आप अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ते हो सैटेलाइट, तो हमने वहां पे देखा कि दैट ऑर्बिट इज स्पेसिफिकली कि आपको एक ही एरिया पे फोकस करना है, स्टेशनरी, कि एक ही इंडिया है तो इंडिया ही। तो इन दैट केस वी सिलेक्ट दैट ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट।
Okay, sir. ओके, आप थोड़ा इसके बारे में सोचिए. आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू अप टू यू. सोचिए, थोड़ा इंटरनेट पे देखिए कि वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स कौन से ऑर्बिट में छोड़ते हैं, एंड उसका रीजन भी देखिए. नॉट ओनली सर्चिंग फॉर द आंसर ओनली. अगर वो पोलर ऑर्बिट में छोड़ते तो वहाँ पे भी क्यों छोड़ते हैं, अगर लो अर्थ ऑर्बिट पे छोड़ते तो वहाँ पे क्यों छोड़ते हैं, उसका रीजन भी वहाँ पे ढूंढिए. एंड देन इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो ये पूरा जो था सैटेलाइट्स के ऑर्बिट के बारे में था. ओके, ऐसे ही जो है ऑर्बिट्स हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए भी बनाते हैं. मीन्स हमने जो टेलीस्कोप लॉन्च की है तो वो भी सर्टन ऑर्बिट में लॉन्च की है ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके. जब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर बात करेंगे तब मैं ये स्पेस टेलीस्कोप के ऑर्बिट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा. ओके, फिलहाल ये सब सैटेलाइट्स के ऑर्बिट है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. सो विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पोलर ऑर्बिट. अभी जैसा मैंने आपको ये 3 ऑर्बिट्स बताए थे वैसे ही चौथा ऑर्बिट जो होता है वो पोलर ऑर्बिट होता है. मीन्स व्हाट, ए पोलर ऑर्बिट इज, जो सैटेलाइट है वो पोल के नियर से, मीन्स पोल के ऊपर से ऑर्बिटिंग करता है ताकि वो पोल नॉर्थ टू साउथ ऐसा वो ऑर्बिट कर पाए. तो अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, बराबर ना. आपका अगर सैटेलाइट ऐसा इक्वेटर को पैरेलल रिवॉल्व हो रहा है तो व्हाई यू नीड टू ऑर्बिट फ्रॉम पोल टू पोल. ये भी सोचने जैसी चीज है. सो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ब्रेन को प्रेशराइज कीजिए. जो पोलर ऑर्बिट होता है लगभग ये शुरू होता है 500 माइल्स से के आसपास, और वो जो है मीन्स आप अगर इसे किलोमीटर में देखोगे तो वो डिस्टेंस देखिए 179 किलोमीटर्स के आसपास वो डिस्टेंस होता है पोल से. तो वो उस डिस्टेंस से इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है पोलर से, वन पोल टू अनदर पोल. ओके, सो पोलर ऑर्बिट में भी इंडिया के और अदर जो है कंट्रीज उनके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, उनका भी पर्टिकुलर पर्पस है. आप जब अभी इससे आगे कभी भी आप अगर पढ़ोगे कि इसरो ने इस सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया तो उसके डिटेल में जाना कि किस ऑर्बिट में लॉन्च किया और उसी ऑर्बिट में क्यों लॉन्च किया. बिकॉज आप अगर पहले देखोगे कि उस सैटेलाइट का पर्पस क्या था, वो वेदर फोरकास्टिंग का था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, सर्वाइवल मिलिट्री सैटेलाइट था, क्या था, उस हिसाब से आप फिर अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट, टाइप ऑफ ऑर्बिट में उन्होंने क्यों छोड़ा सैटेलाइट. ओके, तो ऐसे ही आप इग्नोर मत करो कि सक्सेसफुल लॉन्च किया है सैटेलाइट, उसके डिटेल में पढ़ो कि वाई इन विच ऑर्बिट द सैटेलाइट वाज लॉन्च एंड ऑल दैट. ओके, सो ये तो था पोलर सैटेलाइट या पोलर ऑर्बिट के बारे में. अभी हम थोड़ा सा सैटेलाइट के मेन कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे. वैसे तो हर सैटेलाइट डिफरेंट होता है, उसके कंपोनेंट्स भी अलग अलग होते हैं, बट देयर आर सम कॉमन कंपोनेंट्स विच हैज टू बी ऑन एवरी सैटेलाइट. तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो फर्स्ट होता है सोलर सेल्स. अभी इस फिगर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये कुछ सोलर पैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. सो एवरी सैटेलाइट हैज इट्स ओन सोलर सेल. वो क्यों होते हैं, कोई बता सकता है व्हाई वी नीड द सोलर सेल ऑन एवरी सैटेलाइट? यस, कोई गेस आपका? सैटेलाइट को मूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी, वो हम सोलर पैनल से जो कन्वर्ट करते हैं और वो यूज करते हैं उसके लिए, मूविंग के लिए. ओके, So हाँ, uh, यस. it helps to transform the sunlight to electrical power. Okay, and why we using that electrical power? For the working of satellites, we need that. No? नो नो, फॉर वॉकिंग और फॉर, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट में स्थित है. उसे जो रिवॉल्व करती है वो अर्थ की ग्रेविटी उसे रिवॉल्व करती है, उसे सेपरेट पावर नहीं देनी पड़ती, नहीं तो फिर कितना फ्यूल लगाना पड़ता हमें, बराबर ना. एक एक सैटेलाइट 10-10 साल तक रिवॉल्व होता है.
तो इतना फ्यूल देंगे उसको रिवॉल्व करने, ऐसा नहीं होता। अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से वो रिवॉल्व होता है। ओके, दूसरी चीज कि सोलर सेल क्यों यूज करते हैं, वी नो दैट कि ऑन सैटेलाइट देयर आर मेनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। उनको चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो जनरेट करने के लिए हम सोलर सेल्स का यूज करते हैं। ऑब्वियस है ना, अर्थ से तो कनेक्शन नहीं लेके जा सकते ऊपर तक एमएससीबी का, तो हमें कहाँ तो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर अर्थ से कोई बैटरी रिचार्ज करके आपने भेज दी तो 1-2 महीने के बाद वो रिचार्ज मीन्स वो चार्जिंग डाउन हो जाएगी बैटरी की, तो उसे So, चार्ज so, जस्ट हाँ so the batteries in satellites can be generated by this electrical power, right? सॉरी The batteries in onboard of a satellite can be generated by this electrical power. यस, मैं बताता हूँ आगे कि जो ये देखिए ये सोलर सेल क्या करते हैं, हर सैटेलाइट के ऊपर बैटरी पावर होता है, बैटरी बैकअप होता है। ओके, वो बैटरी बैकअप जो है वो क्यों रखा जाता है ये भी मैं बताता हूँ आपको, कि हर वक्त सैटेलाइट जो है ये सोलर या सन के सामने नहीं रहता। देयर आर सर्टन मैन्योर्स और सर्टन एरियाज वेयर सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट, तो इन दैट केस आपको कुछ तो भी पावर बैकअप चाहिए जिसका यूज करके आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कंटिन्यू वर्किंग रख सके। जब सैटेलाइट सन के सामने आता है, सन रेज के सामने आता है, तब वी विल डायरेक्टली यूजिंग दैट सन लाइट टू मीन्स सोलर सेल से वो सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है और डायरेक्टली कंपोनेंट्स को जाती है। बट इन सच टाइम, कुछ टाइम ऐसा भी होता है जहाँ पे सोलर सन अवेलेबल नहीं होता, तो इन दैट केस वी हैव ए बैटरी बैकअप ऑन एवरी सैटेलाइट। तो इसीलिए पहली चीज कि सोलर सेल की यूज करते हैं टू गिव इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन द सैटेलाइट। ओके, सेकेंड वन है कमांड एंटीना। मैं थोड़ा ये डायग्राम आपको दिखाता हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाओ। सी सेकेंड चीज होती है कमांड एंटीना। कमांड एंटीना मीन्स क्या, कि जो अर्थ से हम कमांड छोड़ते हैं सैटेलाइट को, डिफरेंट टाइप्स की कमांड होती है कि मोशन चेंज करना है, कुछ कंपोनेंट्स को ऑन ऑफ करना है, वॉट एवर द कमांड्स, ये सब जो अर्थ से आती है उसको रिसीव करने के लिए जो कंपोनेंट होता है उसे कमांड एंटीना कहते हैं। कम्युनिकेशन एंटीना जो है वो क्या करता है, सैटेलाइट ने जो डेटा जनरेट किया है या सैटेलाइट ने जो डेटा छोड़ना है अर्थ के ऊपर, ओके, ट्रांसमिट करना है, उस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो एंटीना यूज किया जाता है उसे कम्युनिकेशन एंटीना कहते हैं। उसके बाद आता है बैटरीज। मैंने जैसे आपको कहा कि ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे सनलाइट नहीं अवेलेबल होती, इन दैट केस वी नीड टू यूज द बैटरीज टू पावर दिस ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, उसके बाद होता है रेडियो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। अभी ये थोड़ा सा अलग है, मीन्स एंटीना क्या करता है, एंटीना जो है सिग्नल्स को एम्पलीफाइड सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। बट टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द पर्टिकुलर सिग्नल यू नीड दिस रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो ये चीज हर सैटेलाइट के ऊपर लगती है। द सेकेंड कंपोनेंट, द नेक्स्ट कंपोनेंट इज रॉकेट फ्यूल टैंक। अभी ये रॉकेट फ्यूल कहाँ से आया? ओके, तो ये जो आपने बोला था ना कि सैटेलाइट को चलाते रखना, उसके लिए नहीं होता। आपको अगर सैटेलाइट की ऑर्बिट चेंज करनी है, आपने पहले सर्टेन ऑर्बिट में उसे स्टेबल किया, बाद में अगर आपको पता चला कि वी कैन यूज द अनदर ऑर्बिट आल्सो फॉर आवर पर्पज, तो आपको अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को उसे लेके जाना है तो यू नीड सम एक्स्ट्रा पावर। तो इन दैट केस एवरी सैटेलाइट हैज इट्स स्मॉल रॉकेट इंजन। उसका यूज करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाया जा सकता है, या एग्जिस्टिंग ऑर्बिट में अगर आपको स्पीड बढ़ाना है आपका रिवॉल्यूशन का, तब एक्स्ट्रा पुश आपको देना पड़ता है, तो उसके लिए वहां पे रॉकेट इंजन होता है। और उसका फ्यूल टैंक, छोटा सा फ्यूल टैंक हर सैटेलाइट में होता ही होता है। ओके, कभी कभी सैटेलाइट जो है कुछ कारण से अपनी ऑर्बिट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो उसे वापस से स्टेबल उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में लाने के लिए भी छोटे छोटे रॉकेट थ्रस्टर्स होते हैं। तो उसको भी पावर अप करने के लिए ये रॉकेट फ्यूल टैंक होता है, मीन्स रॉकेट फ्यूल होता है। मेन रॉकेट मोटर मीन्स जो ये यहाँ पे दिख रही है आपको, ये नोजल काइंड, ये मेन रॉकेट मोटर होती है। कि मैंने जैसे कहा कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए ये वो, तो उसके लिए ये मेन रॉकेट
मोटर यूज करते हैं। रॉकेट थ्रस्टर्स जो होते हैं ये छोटे छोटे से माइन्यूट से चेंजेस करने हैं पोजीशन में सैटेलाइट के, तब ये रॉकेट थ्रस्टर्स का यूज करते हैं। जनरली उसे अपूजी मोटर्स भी कहते हैं। अपूजी मोटर्स में क्या होता है, जनरली बहुत बड़ा ये नहीं होता है, एग्जॉस्ट नहीं आता है, छोटे छोटे एयर प्रेशर्स होते हैं। एयर प्रेशर्स या कॉम्प्रेस एयर जनरेट करके हम उसे कंट्रोल करते तो उसे अपूजी मोटर्स भी कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग और द लास्ट कंपोनेंट ऑन एवरी सैटेलाइट, द कैमरास। अभी कैमरास क्यों देने पड़ते हैं, क्योंकि हर सैटेलाइट के ऊपर कुछ अगर फिजिकल डैमेज होता है ड्यू टू स्मॉल मेटेरॉइड या फिर किसी भी वजह से, तो हमें नीचे से तो वो दिख नहीं सकता। तो इसीलिए रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट के ऊपर छोटे छोटे कैमरास लगाए जाते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम देख सके फिजिकली कुछ डैमेज है क्या, तो वो कैमरास वहाँ पे लगाए जाते हैं। ओके, एंड कोई बड़े कैमरास भी होते हैं। आपको अगर सर्वाइवल करना है, सर्वाइलेंस करना है अर्थ के एरिया पे, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है। बट एवरी सैटेलाइट हैज इट्स ओन कैमरा सिस्टम टू ऑब्जर्व इट्स ओन कंपोनेंट, सिचुएशन ऑफ इट्स ओन कंपोनेंट। तो ये बेसिकली इतने कंपोनेंट्स हर सैटेलाइट्स के ऊपर मिलते ही मिलते। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ सर्टन सैटेलाइट, कि उसका एप्लीकेशन क्या है। आपको अगर मटेरियल टेस्ट करना है तो आपको स्पेक्ट्रोमीटर लगाना पड़ेगा। आपको अगर एक्सरेज कलेक्ट करने तो आपको एक्सरे सिस्टम लगानी पड़ेगी। तो अपार्ट फ्रॉम द मीन्स दिस कंपोनेंट, उसका एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से एडिशनल कंपोनेंट ऐड किए जाते। बट दिस इज द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ एवरी सैटेलाइट, ये लगने ही लगने हैं आपको। ओके, सो ये तो था सैटेलाइट्स के कंपोनेंट के बारे में। इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? यस, नो प्रॉब्लम। ओके। अभी ये भी मैं बात क्लियर करूं कि ये जो बैटरीज जो होती है ना एवरी सैटेलाइट्स, इनकी सर्टन लाइफ्स होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद ये बैटरीज भी खराब हो जाती है। तो इन दैट केस कभी कभी क्या होता है, ये पूरा सैटेलाइट हमारे कुछ काम का नहीं रहता। बट कोई सैटेलाइट्स विदाउट बैटरी भी हम डे टाइम में यूज कर सकते हैं, करते भी है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम आए तो पूरे सैटेलाइट को हम एक तो डेब्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसे अर्थ, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है कि वापस से अर्थ के ऊपर उसे डिस्ट्रॉय करना लाके, या फिर जो चाइना ने एक दो बार किया कि अर्थ के ऊपर से मिसाइल लॉन्च करना और वो ऊपर ऑर्बिट में ही उसे डिस्ट्रॉय कर दे, जो पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट में है। ये एक्चुअल ट्रायल हो चुके हैं चाइना से। ओके, तो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट्स के बारे में था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में था। ओके, सो इस क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो फर्स्ट थिंग हम देखने वाले हैं स्पेस मशीन्स के बारे में। मीन्स व्हाट, कि जो लैंडर्स होते हैं, रोवर्स होते हैं, जो अनदर टेरेस्ट्रियल बॉडी के ऊपर लैंड करते हैं, जैसे मून के ऊपर किया है, मार्स के ऊपर किया है, तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं, जिसे हम लैंडर्स एंड रोवर्स कहते हैं। स्पेस लैब्स के बारे में देखने वाले हैं, जैसा एक लैब है करंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कॉमनली आके हर एस्ट्रोनॉट्स करते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्पेस कम्युनिकेशन कैसे चलता है, कि जैसा अर्थ के ऊपर से कम्युनिकेशन होता है वैसा ही कम्युनिकेशन स्पेस में भी करना पड़ता है, बट वो डिफरेंट टाइप का होता है, तो वो देखने वाले हैं। सॉरी, और उसमें एक एडिशनल जो है, जो इसके बाद के क्लास में होने वाला है, वो है स्पेस टेलीस्कोप का, जो लास्ट क्लास रहेगा हमारे क्रैश कोर्स का। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही था। आपको अगर इसके ऊपर कुछ सवाल पूछना है, कुछ डाउट्स है, तो आप अभी पूछ सकते हो। एनी डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग सैटेलाइट्स, रॉकेट्स एंड ऑल? यस, okay, so shall we stop today's lecture? Hello. Yes, yes, sir. Okay, so thank you and have a nice day. Good night. Good night.